Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss these three trending topics. Okay, इन थ्री ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एक तारीख से चल रहा है। मैं हालांकि एज अ टीचर चाह नहीं रही थी कि इन पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा काम है, एक शिक्षक का काम यही है कि भाई अपने बच्चों को मोटिवेट करना, अपने बच्चों को ज्ञान देना और मतलब कंटिन्यूसली उन्हें किसी भी तरह से मोटिवेट करना जिससे वो अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई कर सकें। इस तरह की पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, इन सब चीज़ों पे बात करना मेरा काम नहीं है। बट हालांकि मुझे शर्म आ रही है इन पे बात करते हुए, बट स्टिल ये है कि हमें अपने हक के लिए भाई लड़ना पड़ता है। आज की डेट में हमें अपने हक के लिए ये काम भी करना पड़ता है। जो काम हमारा नहीं है, किसका काम है? ये गवर्नमेंट का, ठीक है, सोशल मीडिया का, जो कि इनएक्टिव है, ठीक, क्योंकि भाई उसे यहाँ से टीआरपी तो मिल नहीं रही है। तो थोड़ा सा प्रकाश अगर यहाँ पे डालेंगे तो उन्हें यहाँ से टीआरपी मिलेगी। चलिए अब हम इन तीन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हैशटैग स्पीक अप फॉर टीचर, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट एंड हैशटैग नो जॉब नो गुड। ओके, इन तीन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज अ टीचर, मैं टीचर हूँ तो पहले टीचर की चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी। क्या है हमारे सिस्टम में टीचिंग एग्ज़ाम 2011 से आपने क्या करा कि एमकॉम करिए या जो भी आप मास्टर डिग्री करिए, बीएड करिए, डीएलएड करिए, ठीक, उसके बाद इन्होंने लगाया टेट। ठीक, चलिए 2011 से इन्होंने टेट लगाया। टेट पास कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको आज तक आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे, हर स्टेट का अलग अलग टेस्ट हो रहा है, सेंट्रल का अलग टेट हो रहा है, उसके बाद वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, टेट कराने के बाद ये भी तो होता है कि आप वैकेंसीज निकालिए, वो भी तो आपका ही काम है। टेट कराना, हजार रुपए, 1200 रुपए बच्चे फीस देके कैसे भी करके एग्ज़ाम देते हैं। फिर क्या है, वैकेंसीज आती नहीं, वो एक एक दो दो तीन तीन नंबर बढ़ाने के लिए बार बार एग्ज़ाम देते रहते हैं। हो सकता है कि ये फिर से कुछ चेंज कर दें कि आप, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आप, इससे आपकी मेरिट बनेगी। इस आशा में बच्चे बार बार वो 1200 रुपये फीस देते रहते हैं। ठीक, वैकेंसीज का कुछ पता नहीं है। हमने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कर लिया, हमने अपना टेट कर लिया, हमें वैकेंसीज का पता नहीं। चलिए खैर, वैकेंसी कभी आ भी जाती है। अब वैकेंसी कैसे आती है? जो खुद के न्यू एडिशनल इन्होंने अपने वैकेंट प्लेसेस नहीं निकाले हैं अब तक, कोई भी ऐसे शिक्षक के पद इन्होंने क्या बोले कि नए सृजित नहीं किए हैं। पिछले जो पद थे उन्हीं को इन्होंने रिवाइज करके, मतलब उन्हीं पे इन्होंने फिर से अपना बोला कि आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आप अगर यूपी से बिलोंग करेंगे तो आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, 1,37,000 शिक्षकों की। ओके, तो जो दो शिफ्ट में हुई थी, एक 68,500, एक 69,000 में। अब 68,500 में उसमें ये हुआ था कि टेट करिए, उसके बाद एकदम से इन्होंने नया एग्ज़ाम लगाया जिसको बोला गया सुपर टेट के नाम से, शिक्षक भर्ती के नाम से, ये यूपी में फेमस है। ठीक, उसमें इन्होंने कट ऑफ लगा दी थी कि चलिए 40-45 कट ऑफ लगा दी थी। ठीक, उसके बाद इन्होंने दूसरा नेक्स्ट ईयर क्या किया, उन्हीं प्लेस पे, खुद का कोई नया इन्होंने अब तक नहीं किया है। ठीक है, नया हमारा जब दूसरा एग्ज़ाम होता है 2018 में, तो 2018 में टेट होता है। चलिए कोई नहीं, हो गया। उसके बाद एकदम से सडनली आता है, 2-3 महीने का गैप भी नहीं हमें दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए, एकदम से हमारा एग्ज़ाम आ जाता है जो कि सुपर टेट होता है। 14-15 विषय को एक महीने में किसी तरह बच्चा पढ़ के जाता है, एग्ज़ाम देता है 6 जनवरी को। तब तक ये हमें नहीं पता होता है कि क्या कट ऑफ होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग हम यही समझेंगे ना कि कट ऑफ क्या, जो अगर हमें पता है कि 60% पे फर्स्ट डिवीज़न है तो हम उस हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो हमें पता था कि चलो पिछली बार जो कट ऑफ थी उस हिसाब से ही कट ऑफ होगी, 40-45 के हिसाब से। फिर दूसरे दिन 6 तारीख के बाद 7 तारीख को आर्टिकल निकलता है कि भाई 60-65 कट ऑफ हो गई, 65% इज कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब जब 60-65 कट ऑफ हो गई है 7 तारीख को, 6 तारीख को जब एग्ज़ाम था या उससे पहले कंडक्टिंग बॉडीज़ को ये नहीं मतलब श्योरिटी थी कि हमें क्या कट ऑफ करनी है। 7 तारीख को श्योरिटी हो जाती है कि 60-65 कट ऑफ करनी है। चलिए ठीक है, वो भी आपने कर दी। उसके बाद जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, यूपी टेट और इसमें सुपर टेट की मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर सही होते हैं या कोई भी आंसर सही नहीं होता है। ठीक, या कंफ्यूजिंग वाले ऐसे 6-7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक,
अब उनमें से आप या तो क्या करोगे, उस क्वेश्चन को डिलीट कर दोगे, या 2 में नंबर दे दोगे, या जो आपको उन दोनों में से जिसका आपको सटीक तरीका लगेगा उसका प्रूफ लगा के आप वो दे दोगे। बच्चे ने दूसरा मार्क किया दूसरी किताब से तो इसका कोई मतलब नहीं। हालांकि हमने एनसीईआरटी से पढ़ के मार्क किया तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कंडक्टिंग बॉडीज ने कुछ और आंसर दिया है। चलिए वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद उसका क्या हुआ कि 6 जनवरी 2019 की बात है कि भाई हमारा एग्ज़ाम हुआ, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जब हमने पेपर कराया था तो कोई नियम शर्तें लागू नहीं थे। पेपर कराने के बाद हमारे सारे नियम शर्तें लागू हुए हैं, इस वजह से सब कोर्ट गया। ठीक, जब हमारा ये कोर्ट गया सिस्टम, तो ये कब से कोर्ट चलता आ रहा है, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारे टीचर्स की, और नए अभी कोई भी पद निकाले नहीं गए। तो आप एक यूनिफॉर्मिटी लाइए, है ना, एक यूनिफॉर्म पैटर्न लाइए, बच्चे को पढ़ने के बाद पता चल जाए कि भाई बेसिकली हमारे एग्ज़ाम कब होने हैं, कितने साल में हमें नियुक्ति मिलनी है। नियुक्ति को प्लीज़ पंचवर्षीय योजना मत बनाइए, ठीक है। आधे बच्चों की इसमें उम्र निकल जाती है। अगर मैं बात करूं अपने एज के 23-24 या 22-23 के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने करके रखा है, अपना सारा कुछ कंप्लीट करके रखा है, अब इनका इसी तरह चलता रहा तो एज निकल जाएगी, ठीक है। या बचे कुचे की भी तो उसमें उतना उनको पढ़ने का मन नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है ना। आप यंग एज में यूथ से जितना आप वर्क ले सकते हो, जितने अच्छे से वो कर सकते हैं, वो 30-32 साल की उम्र में वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी यही दरख्वास्त है सरकार से कि प्लीज़ आप एक, चाहे जितने भी आप एग्ज़ाम लगाइए, इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने ऑलरेडी नया एग्ज़ाम लगाया है, टीचिंग ट्रेनिंग करवाने के बाद, टेट करवाने के बाद आपने ही ये नया एग्ज़ाम लगाया है, ठीक। लगाया है तो उसके मानक तय करिए, आप खुद पहले स्पेसिफाई करिए, बच्चों को नोटिफाई कर दीजिए, दीज आर द नॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। बच्चा उस हिसाब से अपना माइंड सेट कर ले, भाई इतने नंबर लेके चलने हैं, हम पास हो जाएंगे, एंड दिस इज अवर लास्ट स्टेज फॉर प्रिपरेशन एंड वी मस्ट, ओके, करना ही करना है, ठीक। लेकिन पहले से आप सब कुछ सेट करिए, पहले से सारी चीज़ें करिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम कराइए, और एग्ज़ाम कराने के बाद उसका रिजल्ट और नियुक्ति भी आपकी जिम्मेदारी है, ना कि वो एक पंचवर्षीय योजना है। 6 महीने के अंदर आप भर्ती पूरी करिए, पूरी मतलब, या चलिए 1 साल के अंदर पूरी करिए, आपने तो उसे पंचवर्षीय योजना बना के रखा है। ये तो बात है टीचर्स की। अब अगर टीचर्स को हम, चलिए अगर हम नेट के एक्सपीरियंस की बात करें तो नेट क्वालिफाइड टीचर्स का क्या है, उनके प्रोफेसर्स की वैकेंसीज नहीं आती हैं। फिर उसके बाद अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि नेट वगैरह क्वालिफाई किया तो ऐसे तो कहीं पढ़ाएंगे नहीं, अच्छी जगह पढ़ाने जाते हैं तो उनका मानक तय नहीं होता, उनकी स्केल तय नहीं होती, उनकी फीस मतलब सैलरी तय नहीं होती, क्या मिलना है वही 15,000, वही बस आपने तय नहीं करके रखा है। आर्टिकल सिर्फ निकलते हैं कि इतना नेट पास को मिलेगा, इतना ये इतना वो, मगर स्कूल में अगर आप जाइए इंटरव्यू देने तब आपको असली हकीकत पता चलती है कि क्या बात है, ठीक है। स्कूल के प्राइवेट टीचर्स की अगर हम बात करें तो 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 12,000, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलना है। 6, 7, 8 घंटे की उन्हें नौकरी करनी है, ठीक है, उसके बाद नहीं मिलना है। टीचर बोलते हैं कि हमारे देश का नेशन बिल्डिंग में काम करते हैं, या टीचर ऐसा मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं सिखाने का, ठीक, सब कुछ टीचर ही कर रहा है, और टीचर की हालत क्या है, लेबरों से भी बदतर है। अब क्या बोला जाए, जैसे 12,000, 13,000 इस मानदेय पे मतलब नौकरी करनी पड़ती, जो अपने आप को ही नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, वो देश को कैसे सिक्योर करेंगे। उसके बाद होता है कि आप कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक, आप कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं हमें, हम कहाँ से नियुक्ति करें, ठीक। अपनी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं योग्य अभ्यर्थी, जिनका एग्ज़ाम निकला है, सब कुछ आपके मानक मापदंडों पे उन्होंने सारी चीज़ें करके रखी हैं, उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है अब तक। क्या रीज़न है इसका? बेरोज़गारी। या तो हमें स्पेसिफाई कर दिया जाए कि नौकरी हमें मिलेगी नहीं, या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें बता दी जाएं, बड़े निराशा मन से मैं ये कह रही हूँ। या फिर हमें ऐसे मूर्ख ना बनाया जाए कि बस खाली पढ़ते रहो भाई, पढ़ते तो रहें, लेकिन कब तक पढ़ते रहें,
क्या पढ़ते रहें, है ना। अब चलिए हम सेंट्रल की बात करते हैं। तो KVS की DSSB का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था। KVS की वैकेंसी अभी आई नहीं है, ठीक। 2018 के बाद अब तक वैकेंसी नहीं आई है। साल भर में या 2 साल में आप स्पेसिफाई कर दो कि ये एग्ज़ाम होने हैं, इसके इसके नॉर्म्स, इसके इसके रूल्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्ज़ाम होता है तो धांधली होती है, पेपर रद्द होता है, कोर्ट खेलते रहते हैं, यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। आधों की एज निकल जाती है, आधे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आधों की पढ़ाई छूट के शादी वादी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर आप माननीय महोदय प्रकाश डालिए, ठीक है। अब चलिए हम दूसरी बात भी कर लेते हैं SSC और रेलवे स्टूडेंट्स की। इनका भी कुछ हाल अच्छा नहीं है, इनका भी बहुत बुरा हाल है। इनके SSC तो आप जानते ही हैं, बदनाम है। एग्ज़ाम होता है, फिर उसके रिजल्ट नहीं आते, 4-4 5-5 साल। ये भी एक पंचवर्षीय योजना है, ठीक। उसमें भी रिश्वत, घूसखोरी और क्या बोल सकते हैं कि हमारे पेपर लीक होना, ये सब आम हो गया है। ये बच्चे भी बहुत सफ़र करते हैं, लाख लाख रुपए कोचिंग में फीस देते हैं, बट नतीजा कुछ नहीं निकलता है ना। तीसरे टॉपिक को अगर हम बोलें कि तीसरा टॉपिक क्या है, नो जॉब नो वोट। अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो वोट किसने दिया, हम सब ने ही तो दिया है, मैंने खुद दिया है। जब जॉब नहीं है तो वोट भी नहीं है ना। ये बात भी हमारी सही है। अब अगर मैं अगर बात करूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे इंगित नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ही बात करूँगी। जो मेरे सपोर्ट में रहेगा मैं उसके सपोर्ट में रहूँगी, दैट्स इट, ठीक। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि माननीय महोदय, अगर हमें हमारे हक के लिए, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें अच्छी एजुकेशन या अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद हमें ये पता चले कि हमें ऐसे ऐसे करना है और इसके बाद ये जॉब स्पेसिफाई होगी। टीचर को भी ये सारे नॉर्म्स पता होने चाहिए। आप बताइए ना कि कैसे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग होगा। एग्ज़ाम लगाइए, जितने लगाने नॉर्म्स वगैरह आप डिसाइड करिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जब से ये स्टार्ट हुआ है आपने कितनी भर्तियां करके रखी हैं, हमें सिर्फ इससे मतलब है, आप किसी को इंगित नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इससे मतलब क्या भर्तियां की। नोटबंदी हो गई, बैंकों को मर्ज कर दिया गया। बैंकों के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। बैंकों को मर्ज कर दिया, कल आप कहोगे बैंकों को उठा के प्राइवेटाइज कर दो। वो पहली बात तो प्योर गवर्नमेंट है नहीं। जो एक आधी है PSU की बात करें, स्टेट बैंक PSU है, तो उसमें भी आप कहोगे चलो उसको भी उठा के प्राइवेटाइज कर दो। इंसान को मकान बनाना है, बच्चे पढ़ाने, लोन मिलेगा नहीं, इतना पैसा होता नहीं है खुद के पास कि हम सारी चीज़ें कर सकें, ठीक। उसके बाद भी आप क्या करते हो, वहाँ पे भी आप वहाँ का भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। क्या है, एक बैंक की अगर हालत देखी जाए, मेरे खुद के फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि एक बैंक में एक ब्रांच मैनेजर, एक क्लर्क है, एक मैसेंजर है। सारा काम किसने करना है, ब्रांच मैनेजर ने ही करना है। थोड़ा बहुत काम क्लर्क का काम 10 से 5 है, ब्रांच मैनेजर को तब तक सर अपना पटकना है जब तक कि इसका सारा काम हो ना जाए। SBI लाइफ करो, म्यूचुअल फंड करो, सारे फ़ोन दिन भर अटेंड करो, पब्लिक डीलिंग अटेंड करो। उसके बाद संडे को या सैटरडे को कभी भी लॉकडाउन हो या कुछ हो, ऊपर से फ़ोन आते हैं कि आइए, अब क्या कर रहे हैं, आइए काम करिए आके। तो आप स्टाफ बढ़ाइए ना। एक इंसान 10 आदमी का काम या 4 आदमी का काम नहीं कर सकता है ना, वो अपने मतलब भर का ही काम करेगा ना। उसे अपने घर में भी ऐसे ही क्या हो रहे हैं, आजकल भी बहुत सारे ऐसे बैंक मैनेजर्स हैं जो क्या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, यही रीज़न है, स्टाफ है नहीं, सारा काम उनने ही करना है। आपको तो सिर्फ फ़ोन करना है और उस पर सिर्फ फ़ोन कर करके ये बड़ी पोस्ट वाले सिर्फ यही करते हैं। अब बड़ी पोस्ट से आप खुद ही समझ सकते हैं कौन लोग, ठीक है। मुझे बताने की, पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट एस्पिरेंट्स हैं तो आप समझ सकते हैं। सिर्फ यही कहते हैं कि आप पोलाइटली बात करिए। कैसे पोलाइटली बात करें, दिन भर में आप कितने सारे काम आप चाहते हो, ये भी कर लें, वो भी कर लें, फील्ड वर्क भी कर लें, सारी चीज़ें कर लें, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो। सैलरी आप वैसे ही दे रहे हो, या तो सैलरी आप वैसे ही दो जैसे फ़ोन करने वालों को दे रहे हैं, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करें काम। सैलरी भी आप वैसे ही दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं ना भाई, आप एग्ज़ाम करवाइए, बच्चों को रिक्रूट करिए, जगह जो वैकेंट है उनको फुलफिल करिए। एक आदमी का काम एक ही आदमी करेगा ना, है ना, तो 4 आदमी का काम वो नहीं कर सकता। ये सब उसकी फ्रस्ट्रेशंस
निकल कर अगर आती हैं तो फिर वो कंप्लेन के रूप में फॉर्म होती हैं, तो ये भी एक गलत बात है। ठीक, ये सारी चीज़ें मुझे लगी, मैं कहना नहीं चाह रही थी एज अ टीचर, बट मुझे लगा कि भाई इन मुद्दों पे बोलना चाहिए, हमें अपने लिए खुद प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो मैंने इस मुद्दों पे बोला है। तो सरकार से, माननीय महोदय से मेरी यही दरख्वास्त है, इन सब चीज़ों पे आप अपना प्रकाश डालिए, यूनिफॉर्मिटी लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए और रिक्रूटमेंट करिए, प्लीज़ रिक्रूटमेंट करिए। आप एग्ज़ाम लगाइए, पेपर लाइए, वॉट एवर यू कैन डू, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट हमें ये बेरोज़गारी से मुक्ति दीजिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी उम्र के लोग जितने भी हैं वो सब हो जाएंगे बेरोज़गार। जब होंगे 30-31 साल के तब उन्हें नौकरी मिलेगी बड़ी मुश्किल से, तब वो भी पता नहीं मिलेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा अपना दृष्टि डालिए, और अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। यहीं पर मैं अंततः अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और जितनी भी मेरी अपील है, आई गेस आप लोगों को भी समझ में आई है, तो आप इन तीनों को हैशटैग लगा के ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे इन पे ला सकते हो। बेसिकली ये सब ट्रेंडिंग पे चल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ट्वीट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को आप, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन पे भी आप इसे कर सकते हैं। ओके, so it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys.